बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जितोई के चैप्टर नंबर 15 की पार्ट 9 वीडियोस। वीडियो में हम बात करेंगे एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन की। अब ये बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें जो मैक्यूला होता है उसके अंदर डीजनरेशन डेवलप हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन करवा रही होती है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरिवर्सिबल विजन लॉस होती है, जो कि ब्लाइंडनेस भी वर्ल्ड वाइड कॉज करवाती है। और जो मैक्यूलर एरिया होता है वो हमें पता है कि काफ़ी छोटा एरिया, मतलब 2.1% ऑफ रेटिना को बना रहा होता है, जबकि जो 97.9% पोर्शन होता है वो हमारे पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन में बना रहा होता है, जो कि इस डिजीज़ से अनअफेक्टेड होता है। नेक्स्ट इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि एज रिलेटेड है, तो एज इसका सबसे मेजर रिस्क फैक्टर होगा। उसके अलावा ड्रूसन फॉर्मेशन की अभी हम बात करेंगे ना, तो ड्रूसन फॉर्मेशन बेसिकली ड्रूसन ये होते हैं कि येलोइश वाइट से ना एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल हमें नजर आ रहा होता है, जो कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और जो ब्रूक्स मेम्ब्रेन होते हैं ना, उन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है। फिर अब कुछ और कंडीशन भी होती हैं, जैसे रेस रेस में ज़्यादा वाइट में देखा जाता है। हेरिडिटी की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा हाइपरटेंशन भी इसको करवा रही होती है। स्मोकिंग से वजह ये होती है कि ये ना एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल कम करवा देते हैं, जिसकी वजह से रिस्क डबल हो जाता है। मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी इसको करवा रहे होते हैं, ओबेसिटी इसको करवा रही होती है। उसके अलावा जो फिश इंटेक कम करते हैं उनमें भी ये कंडीशन देखी जाती है, और जो हाई सनलाइट से एक्सपोजर लेते हैं उनमें भी देखी जाती है। और कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि करवा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन इसके अंदर आ रहा होता है। अब इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, इसकी पैथोजेनेसिस को समझते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस में बेसिकली हम पढ़ते हैं कि जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, उसके अलावा जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ब्रूक्स मेम्ब्रेन, जो कोरियो कैपिलरीज है ना, इस इमेज के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये वाले सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ब्रूक्स मेम्ब्रेन, हमें पता है कि बिटवीन रेटिना एंड कोरोइड ये प्रेजेंट होती है, वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जो कोरियो कैपिलरीज होती हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब इसकी ना बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक इसकी ड्राई टाइप होती है और एक इसकी वेट टाइप होती है। ड्राई टाइप में बेसिकली और होता है कि इसके अंदर ना ड्रूसन बन रहे होते हैं और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ रही होती हैं। अब ड्रूसन क्या होती है? ड्रूसन बेसिकली येलोइश वाइट, हमने कहा कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल होता है, जो कि हमारी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और ब्रूक्स मेम्ब्रेन के दरमियान डिपॉजिट हो रहा होता है। टाइप्स की बात करें तो ये स्मॉल हो सकते हैं, जो कि हार्ड ड्रूसन कहलाते हैं, ये वेल डिफाइंड होते हैं। जैसी बात है, छोटे छोटे होंगे तो वेल डिफाइंड होंगे, और अगर ये आपस में मिलकर लार्ज बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे लार्ज ड्रूसन या फिर सॉफ्ट ड्रूसन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मल्टीपल ड्रूसन हमें नज़र आ रहे हैं मैक्यूलर एरिया के अंदर। उसके अलावा बात करें तो क्या क्या डिफेक्ट आ रहे होंगे कि जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है उसके अंदर एट्रोफिक चेंजेस आ रहे होंगे, जिसके रिजल्ट में हम कहते हैं कि जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, क्योंकि उसमें पिगमेंट प्रेजेंट है ना, कुछ एरिया के अंदर हाइपो पिगमेंटेशन होगी और कुछ एरिया के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होगी। उसके अलावा फोटो रिसेप्टर्स के अंदर हमारे पास एट्रोफिक चेंजेस आ रहे होते हैं। उसके अलावा ब्रूक्स मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर थिकनिंग हो गई होती है। उसके अलावा जो कोरियो कैपिलरीज है उनकी भी थिकनिंग, उसकी एट्रोफी शुरू हो गई होती है। जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, फोटो रिसेप्टर्स हैं और जो कोरियो कैपिलरीज है, जब इन तीनों की एट्रोफी होती है ना, तो उसकी वजह से पर्टिकुलर हम इसको बोलते हैं एट्रोफिक या फिर जियोग्राफिकल एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन हम इसको बोलते हैं। तो मेनली बात करें ना, तो इसमें एक तो आपको पता होना चाहिए कौन से एरियाज़ इन्वॉल्व हैं और ड्रूसन बन रहे हैं, और ड्रूसन की वजह से कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं कि एट्रोफी वगैरह शुरू हो गई है इन एरियाज़ की। मेन बात यही है। नेक्स्ट वेट की बात करें ना, तो वेट के अंदर ना नियोवास्कुलराइजेशन शुरू हो जाती है कि जो ब्लड वेसल्स बनी थी ना हमारी, अब अगर ब्रूक्स मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल ब्रूक्स मेम्ब्रेन हमने कहा कि कोरोइड और रेटिना के दरमियान प्रेजेंट है। इस ब्रूक्स मेम्ब्रेन के अंदर अगर ब्रेक्स बन गए एज इंक्रीजिंग एज की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर ये वाले बन गए हैं ब्रेक्स, तो इसके रिजल्ट में जो कोरियो कैपिलरीज होती हैं, जो कोरोइड के अंदर कैपिलरीज होती हैं, वो ग्रो करके हमारी सब रेटिनल स्पेस के अंदर आ जाते हैं, यानी रेटिना के नीचे वाली साइड पर आ जाते हैं। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि कोरोइडल नियोवास्कुलराइजेशन डेवलप होगी। अब ये जो न्यू वेसल्स होती हैं ये हमें पता है कि वीक होती हैं, जिसकी वजह से एक्सुडेटिव या फिर हेमोरेजिक टाइप ऑफ मैक्यूलोपैथी डेवलप हो जाती है। अब जो एक्सुडेटिव लेजन्स होते हैं वो खुद ब खुद कभी कभी रिजॉल्व हो जाते हैं और फाइब्रस स्कार हमारे पास वो छोड़ के चले जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एट्रोफिक जहाँ पे, जिसको हमने ड्राई टाइप कहा, इसको हम नॉन नियोवास्कुलर भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें ड्रूसन बन रहे थे, कोई भी नियोवास्कुलराइजेशन वगैरह नहीं हो रही थी और एट्रोफी हो रही थी, तो इसलिए हम इसको एट्रोफिक एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन बोलते हैं। ये वाली जो टाइप होती है जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट टाइप होती है। इसके अलावा इसमें प्रोग्रेसिव एट्रोफी, हमने कहा कि फोटो रिसेप्टर, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और कोरियो कैपिलरीज की नजर आ रही होती है। पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आता है कि उसको सबसे पहले सेंट्रल वीएन के अंदर ग्रेजुअल इंपेयरमेंट नजर आती है। क्यों? क्योंकि मैक्यूला वाला एरिया इन्वॉल्व है ना, तो सेंट्रल वीएन सबसे पहले ख़राब हो जाती है। उसके अलावा डिस्टॉर्टेड एंड डिफिकल्टी रीडिंग पेशेंट को हो रही होती है, और जो बहुत आइज इसके अंदर अफेक्टेड होती हैं, लेकिन जो बहुत आइज की इन्वॉल्वमेंट होती है ना वो एसिमेट्रिकल होती है, यानी किसी आँख में ज़्यादा मैक्यूला इन्वॉल्व है तो वो ज़्यादा विजन लॉस करवा रही होगी, अगर कम इन्वॉल्व है तो कम करवा रही होगी। अब साइंस हम क्या देखते हैं कि
यहाँ पर देखो तो हमें एट्रोफिक एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन दिखाई हुई है। इसके हम देख सकते हैं कि एट्रोफिक पैचेस ऐसे प्रेजेंट होते हैं रेटिना के, और यहाँ पर देखो ना तो हाइपर पिगमेंटेशन नज़र आ रही है, ये ब्लैक सी कलर की हाइपर पिगमेंटेशन हमें नज़र आ रही है। तो अर्ली स्टेजेस पे बात करें ना तो इसमें हमने कहा था कि ड्रूसन बनते हैं। तो अर्ली स्टेजेस जो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है ना, तो इसमें वेल डिफाइंड से ड्रूसन बन रहे होते हैं और फोकल यानी थोड़ी थोड़ी जगह पर हाइपर पिगमेंटेशन हो रही होती है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट की बात करें तो ये जो वेल डिफाइंड थे ये थोड़े लेस डिफाइंड के अंदर कन्वर्ट होने लग जाती है। उसके अलावा जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है उसके अंदर एट्रोफी डेवलप होने लग जाती है। जब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के अंदर एट्रोफी डेवलप होती है तो इसके ऊपर कोरियो कैपिलरीज पड़ी होती हैं, उनकी भी अल्टीमेटली एट्रोफी शुरू हो जाती है। एडवांस की बात करें तो उसके अंदर जियोग्राफिकल एट्रोफी हो जाती है। जियोग्राफिकल एरिया एट्रोफी हमने कहा कि जब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, फोटो रिसेप्टर्स और जो कोरियो कैपिलरीज तीनों की एट्रोफी हो जाती है तो उसको हम जियोग्राफिकल एट्रोफी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं इस ड्राई एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन का। इसका हम फंडस फाइंडिंग करते हैं, उसके अलावा एफएफए परफॉर्म करते हैं। एफएफए में बेसिकली हम करते हैं कि फ्लोरेसेंट डाई डालते हैं, फिर हम जो रेटिना के ऊपर वेसल्स होती हैं ना उनको देख लेते हैं। अब इसके अंदर ना हमें एक डिफेक्ट मिल रहा होता है जिसको हम कहते हैं विंडो डिफेक्ट। अब विंडो डिफेक्ट का क्या मतलब है कि ये जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है इसकी हमने कहा कि एट्रोफी हो जाती है। जब एट्रोफी होती है तो जो पीछे कोरियो कैपिलरीज पड़ी होती है ना वो हमें एज हाइपर फ्लोरेसेंस एरिया नजर आ रही होती है। चलो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे कि कोई भी सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट तो नहीं होता, लेकिन हम कुछ और ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं। जैसे एम्सलर ग्रिड टेस्टिंग पे हमें नजर आता है कि इसमें ना डिस्टोर्शन मल्टीपल ऐसे ना लाइन्स होती हैं, इस ऐसे ऐसे करके ऐसे लाइन्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये वाली जो लाइन्स होती हैं ना वो पेशेंट को ऐसे डिस्टोर्टेड सी नज़र आ रही होती हैं, ऐसे डिस्टोर्टेड सी नज़र आ रही होती है। अब इसकी भी यही वजह होती है कि जो रेटिनल फोटोरिसेप्टर्स होते हैं वो इस केस में अगर उनकी एट्रोफी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि वो डिस्टॉर्शन करवा रहे होंगे विजन की। उसके अलावा रिस्क फैक्टर को हमने एड्रेस करना है, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लेवल्स को कंट्रोल करना है, ओबेसिटी एंड स्मोकिंग को अवॉइड करना है। उसके अलावा प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट की बात करें ना तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट के सप्लीमेंट्स देने से ये फ़ायदा होता है कि जो एट्रोफिक चेंजेस होते हैं ना उनका जो कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ने का चांस होता है वो कम हो जाता है। दूसरा विटामिन एंड मिनरल्स देते हैं, विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन, मतलब मल्टी विटामिन हम पेशेंट को दे रहे होते हैं जिससे ना प्रोग्रेशन को बेसिकली हम कम कर रहे होते हैं, क्योंकि एज रिलेटेड है ना, तो एज रिलेटेड में हम प्रोग्रेशन को ही मेनली ठीक कर रहे होते हैं। फिर लो विजुअल एड दे सकते हैं ताकि फंक्शनल कैपेसिटी को हम बेहतर बना सकें। अब जो नेक्स्ट टाइप आती है एक्सुडेटिव, यहाँ पर वेट, यहाँ पे जिसको हम नियोवास्कुलर टाइप भी बोलते हैं। अब ये ज़्यादा कॉमन नहीं होती है। इसके अंदर पेशेंट के इन कंप्लेंट्स के साथ आता है, पेशेंट को ना सेंट्रल विजन लॉस हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैक्यूला इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसमें ना पेशेंट को जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एज अ स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रही होती है, उसको मल्टीपल शेप्स की ऐसे नज़र आ रही होती है। इसमें यही वजह होती है कि जो फोटोरिसेप्टर सेल्स है ना वो डिफेक्टिव हुए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शेप्स उसको नज़र आ रही होती है। उसके अलावा पॉजिटिव स्कोटोमा यानी फील्ड ऑफ विजन में खराबियाँ आ रही होती हैं जो कि हेमरेज की वजह से हो रहा होता है। उसके अलावा साइंस हम क्या देखते हैं कि कोरॉइड के ऊपर नियोवास्कुलराइजेशन हमें नजर आ रही होती है। की बात करें तो टाइप्स हम मल्टीपल पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप आती है सब आरपीई यानी जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि लीकेज एंड ब्लीडिंग की वजह से जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है उसकी डिटैचमेंट हो जाती है। अब कैसे हो सकती है कि फॉर एग्जांपल इसमें सीरस फ्लूइड आके भर गया जिसकी वजह से डोम शेप एलिवेशन हमें नजर आ रही होती है। यहाँ पर हेमरेज डेवलप हो गया तो हेमरेज के रिजल्ट में हमें डार्क रेड डोम शेप एलिवेशन नजर आ रही होती है। यहाँ पर फाइब्रोवास्कुलर या फिर वेसल्स ग्रो हुई हैं तो उसने आकर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को अपनी तरफ खींच लिया, तो उस वजह से ये वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट टाइप आती है सब न्यूरोसेंसरी। सब न्यूरोसेंसरी का क्या मतलब है कि जो सेंसरी रेटिना और जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है उन दोनों के दरमियान ये वाली बेसिकली डेवलप होती है। यानी जो कोरोइडल नियोवास्कुलराइजेशन होती है वो हमें नज़र आ रही होती है बिटवीन द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड द सेंसरी रेटिनल स्पेस में नज़र आ रही होती है। उसके अलावा नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास रेटिनल एंजियोमेटस प्रोलिफरेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो रेटिना का डीप कैपिलरी प्लेक्सिस होता है ना उसके अंदर से एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हमें नज़र आ रही होती है जो कि रेटिनल एक्सुडेट्स भी बनाती है, यानी बाहर की तरफ फ्लूइड भी भेज रही होती है। क्यों भेज रही होती है? क्योंकि जो न्यू वेसल्स बनती है ना वो लीकी भी होती हैं, फ्रेजाइल भी होती हैं, तो वो हेमरेजेस भी करा रही होती हैं और वो एक्सुडेट्स भी भेज रही होती हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक्सुडेशन हमें कुछ इस तरह से नज़र आती है, जबकि साइड पर हम देख सकते हैं कि हेमरेजेस हमें नज़र आ रहे हैं। अब डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं? फंडस फाइंडिंग्स पे देख रहे होते हैं, उसके अलावा एफएफए परफॉर्म करते हैं। एफएफए में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम ना फ्लोरिसिन डाई डालते हैं, फिर हम जो फंडस के ऊपर वेसल्स होती हैं उसको विजुलाइज कर लेते हैं। अब इसके अंदर ना एक पर्टिकुलर हमें ना मेम्ब्रेन सी नज़र आ जाती है। अब ये मेम्ब्रेन क्यों नज़र आती है? इसको ना बेसिकली ट्रू मेम्ब्रेन नहीं बोलते। ये बेसिकली ऐसे बनती है कि जो न्यू वेसल्स होती है ना वो हमें पता है कि कोरोइड से ब्रांच होकर आ रही होती हैं रेटिना वाले पोर्शन में।
अब ये ना काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं, तो ये ऐसे ना जैसे न्यू वेसल्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, तो ये ऐसे मैट सा बना देती है, मैट सी अपीयरेंस बनाती है, जिसको हम मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, मतलब ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती। इसको हम कहते हैं कोरोइडल नियोवास्कुलर मेम्ब्रेन, हम इसको बोल देते हैं। अब ये ना फोविया सेंट्रलिस के साथ ही प्रेजेंट होती है। टाइप्स की बात करें ना, तो टाइप्स हम इसकी एक क्लासिकल टाइप पढ़ते हैं और एक ओकल्ट टाइप पढ़ते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी। अब इसके अलावा हम इसको एक तो एफ पे देख सकते हैं, उसके अलावा हम इसको ना एंडोसियानिन ग्रीन एंजियोग्राफी पर देख सकते हैं। ये भी एफ से काफ़ी सुपीरियर प्रोसीजर होता है। उसके अलावा हम ओसीटी परफॉर्म करते हैं, ओसीटी में हम मैक्यूला की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एफ शो किया हुआ है। एफ में हमें लीकेज ऑफ डाई नज़र आ रही है, यानी डाई लीक हो गया था, ऐसी बात है, वेसल फ्रेजाइल थी तो लाइट जो डाई होगी वो लीक कर जाएगी। और यहाँ पर देखो ना, तो डार्क कलर में हमें हेमरेज भी नज़र आ रहा है। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे ताकि जो न्यूरोवास्कुलराइजेशन हो रही थी उसको प्रिवेंट किया जा सके। और अगर कोई किसी किस्म का वास्कुलर एक्सुडेशन प्रेजेंट है या एडीमा वगैरह प्रेजेंट है तो उसको ठीक करने के लिए हम इंट्राविट्रियल स्टीरॉइड्स दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं आर्गन लेज़र फोटो कोएगुलेशन की। अगर वेसल्स लीकी हमें नज़र आ रही हैं तो उनको हम लेज़र से बंद कर दें। और उसके अलावा अगर कोई किसी जगह का रेटिना डैमेज है तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें। उसके अलावा फोटोडायनेमिक थेरेपी कर सकते हैं। इसमें हम एक एजेंट यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्टीपोर्फिन। अब ये एक ऐसा एजेंट होता है जो कि लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव होता है। इसको ना एज अ डाई हम इंजेक्ट कर देते हैं इंट्रावीनियसली, जो हमारे नियोवास्कुलर टिश्यू के अंदर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, वो उनको टेकअप कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ना लाइट अप्लाई करते हैं। लाइट के रिस्पॉन्स में क्या होगा कि ये जो एजेंट है वर्टीपोर्फिन, ये एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव होगा तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की फॉर्मेशन करवा देगा, जिसकी वजह से जो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनका डैमेज हो जाएगा, यानी ओवरऑल न्यूवास्कुलराइजेशन प्रिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोसीजर आता है हमारे पास ट्रांस पिपिलरी थर्मोथेरेपी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम ना इंक्रीज हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो फोबिया वाले रीजन में जो कोरोइडल न्यूवास्कुलराइजेशन हुई है ना, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं कि सब मैक्यूला वाले पोर्शन में हम जो सब मैक्यूलर ब्लड इकट्ठा हुआ है या फिर मेम्ब्रेन वगैरह बनी हुई है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा मैक्यूलर ट्रांसलोकेशन हम परफॉर्म करते हैं कि जो मेम्ब्रेन बनी हुई है उससे हम फोबिया को दूर कर देते हैं, तो ताकि वो फोबिया को इन्वॉल्व ना कर सके। ये हमने बात कर ली इसकी सर्जरीज की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम रेटिनल डिटैचमेंट की बात करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।